आज अपन बात करते हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आंसर के बारे में। अब बेटा अभी हाल ही में जो सीबीएसई की गाइडलाइन जारी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इंटरनल जो बॉक्स बने हुए हैं चैप्टर के अंदर उनमें से आएंगे या फिर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद लास्ट में अपने जो एक्सरसाइज दे रखी है उसमें से आएंगे। तो बच्चों आपको जो आपकी तैयारी है वो इसे हिसाब से करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, अच्छे से कर सकें। उसी के संदर्भ में हमने ये निर्णय लिया है कि हम जो क्वेश्चन आंसर आपको जो आने वाले हैं एग्जाम में वो क्यों ना डिटेल्ड में समझाएं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चैप्टर 15 के जो बॉक्स है पेज नंबर 257 पर। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बेटा मैंने आपको जो वीडियोस पहले प्रोवाइड करवाए हैं हमारे चैनल साइंस एंड मोटिवेशनल क्लासेज पर, उस पर आप देखेंगे मैंने आपको बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल की डिटेल दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू मैंने कहा है साइंस का हर एक वर्ड कुछ ना कुछ अपने आप में कहता है, कुछ ना कुछ उसका मीनिंग बताता है। आपको रट्टा नहीं लगाना है, आपको ध्यान से वर्ड की पहचान करनी है क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि बेटा अक्सर क्या होता है, अब जब अपन पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते अपन उस टाइम अपने को चीज याद हो जाती है, समझ में आ जाती है और उस टाइम हो सकता है आप लिख भी दें, लेकिन एग्जाम में अपने पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। अपने पास केवल पेपर के वो वर्ड्स होते हैं जिनसे अपने को आंसर लिखना होता है। तो सबसे पहले थ्योरी आप इतना ही पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपने वर्ड को नहीं पहचाना, उसके मीनिंग को नहीं जाना, तो आप वहां पर कुछ लिख नहीं पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब एग्जाम में या तो आप होंगे या आपके पास आपका पेपर होगा जिसमें लिखा हुआ होगा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। कई बच्चे हालांकि रट सकते हैं, लेकिन हर किसी की क्षमता ऐसा नहीं है और रटना भी नहीं चाहिए। समझेंगे तभी तो ज्ञान का भंडार अपने अंदर जाएगा और बड़ी बड़ी एग्जाम जो भी होगी उनको फाइट कर पाएंगे। क्योंकि साइंस या फिर कुछ कोई भी जीके हो, जनरल नॉलेज हो, उसका एंड नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का एंड नहीं है। रट के कोई भी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल नहीं की जा सकती। तो आपको वर्ड तो पहचानना है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बेटा देखिए इसको दो वर्ड में, अरे चपाती होती है, ऐसे थोड़े पूरी चपाती को एक साथ ही लेंगे। क्या करना होता है, उसको ब्रेक डाउन तोड़ना पड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बाइट बना के अपन खाते हैं, एक साथ नहीं पढ़ सकते। इसीलिए तो आपके सब्जेक्ट बनाए गए हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, 10th में 5 सब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं। क्यों दिए जा रहे हैं भाई, एक ही किताब बना देते मोटी सी, उसको पढ़ लेते। क्यों डिवाइड किया गया, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो कोई वर्ड है देखिए कितना बड़ा लग रहा है, बायोडिग्रेडेबल, 3 वर्ड में बांट सकते हो, बायो डिग्रेड और अरे बायो मतलब जीव, ऑर्गेनिज्म, डिग्रेडेड डिग्रेड मतलब किसी भी चीज को छोटे छोटे भागों में बांटना, डिकम्पोज करना, तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। डिग्रेड एबल मतलब जिसमें योग्य। कहने का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज कर दिए जाएं उसको बायोडिग्रेडेबल, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोस के द्वारा डिग्रेड नहीं किए जा सकते हो उनको अपन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। ये मैंने आपको पहले जो अपने वीडियो हैं उसमें बता दिया था। अब बेटा 10th स्टैंडर्ड में आपको लिखना पड़ेगा, कुछ टेक्निकल वर्ड भी यूज करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमने आपको डिटेल यहाँ पर लिखी है, द सब्सटेंस विच आर डिग्रेडेड एंड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। ये नया वर्ड आ गया, by the action of enzymes secreted by the microorganisms are called biodegradable। एंजाइम बेटा प्रोटीन होते हैं जिनकी डिटेल आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस वर्ड का मतलब सिर्फ इतना है, आपको बता आपने पढ़ा होगा
लाइफ प्रोसेस चैप्टर में भोजन का जो फूड होता है उसका डाइजेशन अपने माउथ में स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च का माल्टोज के अंदर चेंज कौन करता है? टाइलिन एंजाइम, जिसको एमाइलेज भी कहते हैं, अपनी सलाइवा लार में होता है एंजाइम ही तो डिकम्पोज करता है। कई टेस्ट किए जाएंगे उसके। तो ये सेकेंडरी पैरामीटर। बेटा कुछ सिंपल से एग्जांपल दे रखे, देखिए पेपर है, प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज है, कॉटन है, डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल है। आप यहाँ पर ज्यादातर देखोगे बेटा ये जो दे रखे हैं प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म को खाता है। सिंपल से एग्जांपल देता हूं, काव डंग, बफेलो डंग, गाय भैंस बकरी गंदगियां करती रहती है, ह्यूमन वेस्ट होता है, पड़ा रहता है। बट 2-3 दिन 5 दिन बाद क्या होता है? मिट्टी में मिल जाता है, कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता है। दे आर कन्वर्टेड इनटू सॉइल, उसमें मिल जाते हैं, आपको पता ही नहीं पड़ता यहाँ पे कोई वेस्ट भी था। कई एक्टिविटीज की आपने, खाने के जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप डाल दीजिए, हैं केले का छिलका डाल दीजिए, रोड पे मत डालना भाई, कहीं मिट्टी में डालिए आप। रोड पे इसलिए कह रहा हूं, डिकम्पोज तो रोड पे भी हो सकता है, बट वो उससे पहले किसी के हाथ पांव तोड़ देगा। ऐसा काम अपने को नहीं करना है। तो एनिमल वेस्टेज हो गए, प्लांट प्रोडक्ट्स हो गए, जितने भी क्या होता है आप डाल दीजिए, थोड़े दिनों बाद वो आपको मिलता ही नहीं। कहाँ गया बेटा? उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब वो छोटे, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जो अपनी नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देते, उनको अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो क्या कर देते हैं? उसको डिकम्पोज कर देते हैं, मिला देते हैं। इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे अपन पढ़ेंगे, सही है गलत है, क्या नुकसान होता है एनवायरमेंट में, क्या फायदे होते हैं। गाय भैंस जो डेड एनिमल्स होता है वो पड़ा रहता है, कुछ दिनों बाद पहले तो उसको जो कुत्ते होते हैं या फिर जो ईगल वगैरह होते हैं वो खा जाते हैं। फिर उसके बाद जो बचता है धीरे धीरे आपको दिखाई देता है। वरना आज रोज इतने एनिमल्स की डेथ होती है, आपको अंबार लगे, आप निकल नहीं सकते थे कहीं से भी। बट क्या होता है? सब मिट्टी में मिल जाता है। मतलब जो अपने आप मिट्टी में मिल जाए वो बायोडिग्रेडेबल, जो नहीं मिले वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंपल भाषा में अपने आप तो आपको दिखेगा क्योंकि दिख नहीं रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भैया आपको तो ऐसे लग रहा है अपने आप मिल रहा है, लेकिन अपने आप नहीं, कौन है वहां पर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये उसको मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये बेटा ये एंजाइम होते हैं, ये क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। ये हर चीज को बेटा डिकम्पोज नहीं कर सकते, किसी को ही कर सकते हैं। और जिसको कर दे वो बायोडिग्रेडेबल, जिसको नहीं करेंगे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। अरे प्लास्टिक डालो यहाँ पर, प्लास्टिक पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, लेकिन वो उसके जो एंजाइम है वो प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लास्टिक पड़ा रहेगा सैकड़ों सालों तक, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जितने भी होते हैं। इसलिए उनका पता है आपको, क्या कुछ मेथड आपने 3R सिस्टम पढ़ा था, हैं? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये सब आने वाले इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा शायद आपके बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में, एग्जाम में आए तो आप अच्छे से लिख के आना। जो डिग्रेड नहीं होता है दैट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, वो होता है बायोडिग्रेडेबल। इस तरह 257 पर आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन जो बॉक्सेज का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, गिव एनी 2 ways in which biodegradable substances would affect the environment। अब बेटा जो अभी आपको मैंने बताया था कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेज होते हैं वो एनवायरनमेंट पर उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल आपको मैंने बताया कि कोई डेड एनिमल्स है तो आप देखते हो उसके पास से निकलते हो तो आपको बहुत सारी स्मेल आती है, डोर अपने को बंद करके फिर जाना होता है।
तो क्या हुआ, जो ये स्मेल जनरेट होती है हार्मफुल गैसेज आर रिलीज्ड, अपने जब निकलते हैं तो अपने को महसूस होता है। उसके अलावा बेटा ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डिसीज माइक्रोब्स, बहुत सारे कोलेरा, डायरिया, ये डिसीज होती है, इनके माइक्रोब्स भी वहाँ रिप्रोडक्शन वहाँ पर हो जाता है, वो जनरेट होते रहते हैं, फिर वो अपने रोगों का कारण बनते हैं। तो इस तरह से बायोडिग्रेडेबल में साथ में एक बेटा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का फायदा ये है कि रिसाइकल हो जाते हैं, ये डिकम्पोज होता है, मिट्टी में मिल जाते हैं वापस, तो ये पोल्यूशन नहीं करते हैं। ये तो बात ठीक है, बट ये तो अफेक्ट है उसके, लेकिन इसका कुछ इसके बेनिफिट्स भी होते हैं। बात करते हैं अपन नॉन बायोडिग्रेडेबल्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल्स में क्या होता है, ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, मैनी डिसीज लाइक स्किन, रेस्पिरेशन, इंटेस्टाइन, स्किन कैंसर वगैरह, ये किससे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अरे बहुत सारे आपने ऐसे मेटल देखे हैं जो रेडिएशन निकालते हैं बस, हैं, यूरेनियम जैसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रेडिएशन निकालते रहते हैं, उनसे हार्मफुल। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे मेटल्स वगैरह भी होते हैं, प्लास्टिक वगैरह भी होती है जो बर्न होती है तो उससे हार्मफुल गैसेज निकलती है, तो वो भी इफेक्ट, बैड इफेक्ट अपने को एनवायरनमेंट पर डालती है। साथ में सबसे बड़ी चीज लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। आपको बताया बेटा आज ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अगर ये जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स है, इतनी सारी चीजें आ रही है, टेक्निकल चीजें आ रही है, आप देख रहे होंगे बेटा, ये जब खराब हो जाती है तो कितना सारा है ये इकट्ठा हो जाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। किसको, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका ये समस्या ये नहीं है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, वापस रिसाइकिल हो जाता है, इसमें ये वाली समस्या पहुंच जाता है। इसलिए बहुत सारी लैंड इससे ऑक्यूपाई हो जाती है। मिट्टी में आपको पता है प्लास्टिक वगैरह मिले हुए रहेंगे तो सॉइल फर्टिलिटी इनफर्टाइल हो जाएगी वो, जिससे कि अपने को जो एग्रीकल्चर क्रॉप वगैरह मिलती है वो नहीं मिलेगी। वाटर पोल्यूशन होना ही होना है, हार्मफुल जो सब्सटेंस पानी में मिलते जाएंगे तो वाटर पोल्यूशन, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इस तरह से पेज नंबर जो 257 पे आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कितने पेज नंबर 257। बेटा मैंने सेकंड और थर्ड एक साथ बता दिया आपको, आपकी बुक में अलग अलग दे रखा है कि बायोडिग्रेडेबल का क्या इफेक्ट होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या इफेक्ट होगा। मैंने आपको एक ही सेकंड और थर्ड देखो यहाँ इसलिए लिखा है 2 और 3, इसलिए लिखा है ताकि ये एक ही क्वेश्चन एक में ही होके अपने को आंसर। पेज नंबर 261 पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, एक फूड चेन में, फूड चेन का एग्जांपल देते हुए आप इसे समझाइए। तो बेटा मैंने आपको फूड चेन वाले वीडियो, फूड चेन क्या होती है, फूड चेन क्या होती थी, एक सीरीज होती थी जिसमें एक एनिमल, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड के रूप में ग्रहण करता था, है? एक एग्जांपल दिया था मैंने, ग्रास, ग्रास को कौन खाएगा, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को कौन खाएगा, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नैक, और स्नैक को भी ईगल मैंने आपको बताया था। दिस इज फूड चेन। इसके स्टेप, ये वाले स्टेप सेकेंड थर्ड आपको मैंने ये भी बताया था, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। एक बार वापस याद करिए आप, ये इंसेक्ट्स के प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ये क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये क्या होते हैं, टर्सरी कंज्यूमर। बताया था, याद आया कुछ? हाँ, अब ये जो स्टेप्स है जहां पर फूड का ट्रांसफर होता है या फिर एनर्जी का ट्रांसफर, 10% लो ऑफ एनर्जी बताया था मैंने, भाई इसके पास जितनी है उसकी 10% इसको मिलेगी, उसकी 10% इसको मिलेगी, उसकी 10%। तो ये जो स्टेप है, वेरियस लेवल है, इनको क्या कहा था अपन ने, ट्रॉपिक लेवल। क्या था ये, ट्रॉपिक लेवल। इसको फर्स्ट कह दो, इसको ट्रॉपिक लेवल 2 सेकंड कह दो, इसको ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4। ये तो बताया ना आपको। अरे क्या पूछा, व्हाट इज द ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल इज द वेरियस स्टेप ऑफ फूड चेन। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ध्यान से देखिए, वेरियस स्टेप्स इन ए फूड चेन where
यही है बस, और क्या देना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी पर। तो अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 261, रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। डिकम्पोजर्स कहां होते थे? फूड चेन होती है इसके टॉप पर, टॉप ऑफ द फूड चेन। वैसे तो ह्यूमन बींग्स होते हैं सबसे ऊपर, बट बेटा ह्यूमन भी ह्यूमन डेड बॉडी है, या फिर जो किंग है जंगल का लॉयन, वो मर जाएगा तो क्या होगा? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? फर्स्ट है क्लीनिंग एनवायरनमेंट। जितना भी आपको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस दिखा उसको डिकम्पोज कौन करता है? माइक्रोब्स करते हैं। और वही कौन होते हैं? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कैसे होते हैं? माइक्रोब्स। वो वापस मिट्टी में मिला देते हैं। हाँ भाई, काव डंग, बफेलो डंग क्या काम आता है? कंपोस्ट का काम करता है खेत में। डायरेक्टली थोड़े काम में आ सकता है, उसको डिकम्पोज किया जाता है किसके द्वारा? माइक्रोब्स के द्वारा। न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको प्रोड्यूसर्स पेड़ पौधे वापस उसको रिसाइकिल कर लेते हैं। जंगल में क्या होता रहता है? प्लांट्स की जो जितने भी लीव्स वगैरह है, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स है, वो वहां गिरते हैं, उनको वापस डिकम्पोज किया जाता है इन माइक्रोब्स के द्वारा या डिकम्पोजर्स के द्वारा। देखिए नाम से उन माइक्रोब्स को जो उसको डिग्रेड करने को, उनको ही डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो क्या करते हैं? उसको वापस मिट्टी में मिलाते हैं, और वही न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स के वापस काम में आते रहते हैं। तो ये रोल होता है इंपॉर्टेंट। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, और आपको पता है न्यूट्रिएंट्स को डिकम्पोज कर देंगे, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है उनको सिंपलर सब्सटेंसेज में कौन ब्रेक डाउन करता है? ये डिकम्पोजर्स। तो मिट्टी में मिलेंगे, वापस मिट्टी की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते रहते हैं। तो डिकम्पोजर्स का रोल अपने इकोसिस्टम में, ये इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच का बैलेंस कौन बना के रखते हैं? डिकम्पोजर्स। बैलेंसर है, बहुत अच्छे बैलेंसर का काम करते हैं, बैलेंसिंग का काम करते हैं। इसलिए ये चैप्टर नंबर 261 पर 2 क्वेश्चन दे रखे थे, एक मैंने आपको पहले बताया और सेकंड है। उसके बाद अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे पेज नंबर 264 पर, वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाए जाएंगे।